तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दो कि कौन इंटरेस्टेड है कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। फर्स्ट तो है अपने पब्लिक, सेकंड है DII और थर्ड है कौन, अपने प्रमोटर। उनको अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ से चला जाता, अगर यहाँ से नहीं गया तो डेफिनेटली प्राइस इस तरीके से यहाँ पर होल्ड कर रहा है और ऊपर की तरफ देखने को। ओवरऑल कंपनी 2022 से लगातार 2025 तक अपना लोन ही चुका रही है, जो सेल से वो गिरी है। हाँ जी, तो मित्रों कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि आप बोर ना हो और मेरी बात को अच्छे से समझ सको। तो आते अपने पॉइंट पर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आसान भाषा में कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही बताऊंगा कंपनी का फ्यूचर व्यू कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम करने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फंडामेंटल के साथ, जहां पर हम सीखने वाले हैं क्या कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है और वो सब पॉइंट जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्लियर करने में मदद करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, जहां पर हम प्राइस एक्शन की बेसिस पे समझेंगे कि जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो हमें क्या सिग्नल दे रहा है, मतलब है कि उसके ऊपर जाने के चांस है या फिर नहीं है। ये हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर व्यू की। फ्यूचर व्यू हम देखने वाले हैं कि कंपनी भविष्य में कौन सा काम करने वाली है, कौन सा ऑर्डर मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, वो सब हम सीखेंगे फ्यूचर व्यू में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फंडामेंटल के साथ, जिसके लिए हमें जाना होगा अपनी वेबसाइट पर, जिसका नाम है स्कैनर। इस वेबसाइट पे आने के बाद हम चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके बाद हम चलेंगे अपनी PDF फाइल पर, जहां पर हम देखेंगे कि ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी का जो एनालिसिस यानी जो रेशो यहाँ पर, कंपनी का इनसाइड यानी कैश फ्लो के बारे में पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो अदर डिटेल्स है, जिससे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल, डिविडेंड, इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर जो फाइनल एडवाइस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद जो कैश फ्लो में आपको जो पॉजिटिव बातें है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो सब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ। अब चलते हैं इन्वेस्टर पर और देखते हैं कि इन्वेस्टर में हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी प्रमोटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे, FI का क्या हो रहा है, DI का क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, वो अपन देख लेते हैं। तो हम करने वाले हैं केवल यहाँ पर 5 ईयर्स का डाटा चेक, क्योंकि 5 साल का डाटा हमें बताता है कि कंपनी की ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है, कि कंपनी सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो यहाँ पर अपन लेने वाले 5 ईयर्स का डाटा, जिसमें चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो 2021 में प्रमोटर्स थे कितने, 46.41%, और फिलहाल कितने रह गए पर 2025 में 42.58, यानी कि ऑलमोस्ट कितने गिर चुके हैं यहाँ पर 3.5% की अप्रोक्स गिर चुकी है क्वांटिटी का है कि प्रमोटर्स की उन्होंने बेचा है शेयर, यानी कि शेयर बेचे हैं कितने 3.5%। और FI की बात की जाए तो FI की क्या कंडीशन है 13.78, 14.45, 15.34, 19.20, 17। तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है FI में। उसके बाद बात करते हैं DI की, तो DI में क्या देखने को मिला है कि 2021 में कितना था 11.91 और अभी फिलहाल कितना है 16.88, यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक क्या थी 27.75 से अभी फिलहाल कितनी रह गई 22.39। तो यहाँ का ओवरऑल डाटा मैं आपको बताऊँ तो आप देखो कि 2021 से लेकर 2024 तक अच्छी खासी क्वांटिटी देखने को मिली है कि प्रमोटर्स ने 0.04% की अप्रोक्स यहाँ पर डाउन देखने को मिला है शेयर। उसके बाद बात करते हैं FI की, तो FI ने क्या किया है कि 2021 से लेकर 2024 तक अच्छी खासी इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, जो कि आप यहाँ पर देखो कि 13 से 14 हो गई, 14 से 15, 15 से 19। उसके बाद यहाँ पर 2025 में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है FI में। अगर DI की बात की जाए तो DI में क्या हुआ है 11 से 14, 14 से 17, 17 से 16, यानी कि 2023 तक तो लगातार कंटिन्यू बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद 2024 में थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन देखने को मिला और यहाँ पर अगेन क्वांटिटी इंक्रीज की गई, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया के इन्वेस्टर है उनको तो ट्रस्ट है कि हाँ कंपनी ऊपर जरूर जाएगी, लेकिन जो फॉरगन वाले हैं उनको ट्रस्ट हट चुका है। क्यों हटा, क्योंकि हमारे जो रतन टाटा जी है उनका देहांत हो गया, तो उनकी वजह से उनको लगता है कंपनी डाउन जाएगी, तो उनका कंपनी पर से भरोसा उठ चुका है, इसलिए वो यहाँ पर क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक कंडीशन तो यहाँ गई कि जो फॉरगन वाले उनका ट्रस्ट थोड़ा कम हो चुका है कंपनी पर, लेकिन जो इंडिया के इन्वेस्टर है उनको तो फुल ट्रस्ट है कि कंपनी अच्छी खासी चलेगी। तो यहाँ तक तो हो गई अपने FI की, प्रमोटर्स की और DI की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक की। पब्लिक के कितने थे 27.5
75, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला कितना 24-62 रह गए, फिर ड्रॉप 20-41, उसके बाद 18-38, यानी कि लगातार यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है किसमें, पब्लिक में। लेकिन फाइनली 2025 में पब्लिक यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अब इनके पास शेयर कहाँ से आई, आप जब भी देखो यहाँ पर कि इनके पास जो शेयर है वो आए हैं फॉरगन वाले, फॉरगन ने जो शेयर बेचे हैं वो पब्लिक ने खरीदे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि जो पब्लिक है वो पब्लिक ट्रस्ट कर रही है कि कंपनी में फिलहाल ऊपर जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दो कि कौन इंटरेस्टेड है कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। फर्स्ट तो है अपने पब्लिक, सेकेंड है DII और थर्ड है कौन, अपने प्रमोटर्स। उनको ट्रस्ट है लेकिन फिलहाल उनका जो माइंडसेट है वो ड्रॉप हो चुका है। किस वजह से हुआ है जो कि आप सभी को मैंने फिलहाल बता दिया है। और जो फॉरगन वाले हैं उनकी कंडीशन मैंने आपको बता दी, यानी कि यहाँ पर अपने को मिल रहा है पॉजिटिव साइन। क्या मिल रहा है कि 2 से 3 लगभग % तो अपने पॉजिटिव है, केवल एक ही नेगेटिव है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, कौन है, FI। तो यहाँ पर जो डाटा की बात हो गई। अब अपन चलते हैं अपने PDF फाइल पर और देखते हैं कि PDF फाइल में क्या कंडीशन देने को मिले कंपनी की और कंपनी आगे क्या कर सकती है। तो आप सभी देखो यहाँ पर कि टाटा मोटर्स की जो ओवरऑल रेशो है अपन पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की कंडीशन की, यानी कैश फ्लो की और अदर्स जो भी चीज़ें वो मैंने आपको पहले ही बता दी क्या क्या अपन चेक करने वाले। तो चलो करते हैं रेशो की एनालिसिस। तो पहले अपन देखते हैं मार्केट कैप। तो मार्केट कैप कितनी है यहाँ पर 2,54,498.23 करोड़ कंपनी की मार्केट कैप है। उसके बाद देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक प्राइस वैल्यू क्या है कंपनी की, 3,43,143.15 करोड़ रुपए कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैप तो वो होती है जैसे कि कंपनी का बाजार में वैल्यू क्या है, लेकिन जो एक्चुअल में वैल्यू होता है वो इंट्रिंसिक प्राइस में पता चलता है कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है, और बाजार के हिसाब से कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या लगा रखी है बाजार ने, वो इतनी लगा रखी है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर की, जो कि आप सभी देख सकते हो कि 368.17 करोड़ कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर रखे हैं। कंपनी का PE है 9.14, यानी काफ़ी सस्ता PE देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 2.19 है, जो कि आपको पता होगा कितनी शानदार देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू आप सभी को पता होगा कि कहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसे कि आप सभी को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी जब पहली बार IPO लॉन्च करती है, यानी कि NSE BSE पर इसका शेयर लिस्ट होता है, तब जो प्राइस रखते हैं शेयर की वो यहाँ पर देखने को मिलती है फेस वैल्यू में। डिविडेंड भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर कैश वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डेप्ट देख सकते हो, जो कि हम आगे बात करेंगे अच्छे से डिटेल्स के साथ। मैं यहाँ पर आपको ऊपर की बात बता रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग अपन देख चुके हैं। अर्निंग % यहाँ पर 75.59 है, जो कि शानदार है, यानी कि एक शेयर पे कितना कंपनी कमा रही है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ROE और ROC, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 23.18% और ROC कितना है 21.47%, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब अपन बात करेंगे कैश फ्लो की। कैश फ्लो में यहाँ पर ओवरऑल कंपनी की कंडीशन पता चल जाएगी अपने को कि कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है, कंपनी में जो पैसा आ रहा है उनका कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, किस तरीके से मैनेज करके चल रही है, अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट करेगी कैश फ्लो के डिटेल्स की। तो कैश फ्लो में अपन यूज करने वाले हैं वही 5 साल का डाटा, जैसे 21 से 25 तक का, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पता चलता है अपने को कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया है। कंपनी मार्केट से जितना पैसा कमाती है वो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ही पता चलता है। तो आप सभी यहाँ पर रीड करो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा मोटर्स ने हर साल अच्छा खासा पैसा कमाया है। स्पेशली देखा जाए 2024 में कंपनी ने 67,915 करोड़ रुपए और 2025 में 63,102 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसका मतलब है कि मेन बिजनेस स्ट्रॉन्ग है कंपनी का और पैसा भी आ रहा है, यानी कि कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जो कि आप यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो में देख सकते हो कि कंपनी ने 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में कितना अच्छा खासा पैसा कमाया है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिंग कैश की, यानी कंपनी पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है और किस तरीके से लगा रही है। तो आप सब यहाँ पर अच्छे से पढ़ो कि हर साल कंपनी 5 से 47,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर रही है। कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है? नए प्लांट में, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, जगुआर लैंड रोवर डेवलपमेंट में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर 2025 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। कितना किया है? 47,594 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट किया है 2025 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है। आपको देखने को मिल जाएगी 2021 में कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया। कितना किया? 26,126 करोड़ रुपए। उसके बाद आप देखो यहाँ पर कंपनी 2022 में कितना किया, 23 में, जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो।
इसके बाद बात करती हैं फाइनेंशियल केस की। कंपनी ने लोन लिया या फिर जो लोन चुकाया उसके बारे में अपने को यहाँ पर पता चल गया काय में, फाइनेंशियल केस में। तो आप यहाँ पर पढ़ो कि कंपनी ने लोन लिया 2021 में, जो कि कंपनी ने कभी 2022 में चुकाया और 2025 में भी चुकाया, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद बात करते हैं 2024-25 में ज़्यादा लोन चुकाया गया है कंपनी के द्वारा। इसका मतलब है कि कंपनी अपना कर्जा कम करने में लगी हुई है, जो कि आप यहाँ पर देखो कि कंपनी ने यहाँ पर 2021 में कंपनी ने 9,904 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उसके बाद से कंपनी हर साल लगातार अपना लोन चुका रही है। 2022 में 33.80 चुकाया, उसके बाद 26,243 चुकाया, 37,06 चुकाया, उसके बाद यहाँ पर 18,786 करोड़ रुपए चुकाया। यानी कि ओवरऑल कंपनी 2022 से लगातार 2025 तक अपना लोन ही चुका रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2022 से 2025 तक कंपनी अपना लोन ही चुका रही है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्लोजिंग कैश की, यानी कंपनी के पास एंड में कितना पैसा बचा हुआ है, फिलहाल कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है, जो कि अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2021 में कंपनी के पास 31,700 करोड़ रुपए कैश था। उसके बाद 2024 तक कितना हो गया, 40,015 करोड़ रुपए रह गया। उसके बाद बात करते हैं 2025 में, तो 2025 में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसका रीजन क्या है कम होने का? उसका रीजन ये है कि कंपनी अपना कर्जा चुका रही है, यानी कर्जा चुका रही है, इसलिए कंपनी के पास पैसा कम हो रहा है। लेकिन इससे पता चलता है कंपनी हेल्थी लेवल पर चल रही है, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी पैसा पड़ा है। कितना पड़ा हुआ है? 34,339 करोड़ रुपए कंपनी के पास रखे हुए हैं अभी फिलहाल भी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के पास 2021 में कितने थे, 31,700, 2022 में कितने थे, 38,159, 2023 में कितने थे, 31,887। इन सभी के पीछे करोड़ लगा लेना आप, क्योंकि मैं करोड़ नहीं बोल रहा। 2024 में कितने थे, 40,015, और 2025 में कितने थे कंपनी के पास, 34,339 करोड़ रुपए अवेलेबल है फिलहाल, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ कि कंपनी हेल्दी लेवल पर चल रही है। क्योंकि कंपनी के पास पैसा कम क्यों है? क्योंकि कंपनी अपना कर्जा चुका रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना कंपनी ने कर्जा चुका दिया है। तो ये तो हो गई अपने कैश फ्लो की बात कि कैश फ्लो में क्या चल रहा है कंपनी के द्वारा। अब इसमें अपने को बेनिफिट क्या देखने को मिल सकता है वो अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो अपने को अपना फायदा देखना है। तो चलो देखते हैं कि कंपनी का जो केस है उसमें अपना क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है अपने को, और क्या नेगेटिव बात हो सकती है, जो कि अपन यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो आप सब यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बात है। तो अपन पहले बात करेंगे पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव बात क्या है अपने लिए पॉजिटिव बात है, फर्स्ट ये कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड बात है, हर साल कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जो कि अपन ने अभी रीड किया हुआ है। थर्ड पॉइंट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है, और कंपनी इसके साथ ही अपना लोन भी चुका रही है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में और भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और जिससे हमें फायदा भी जरूर होगा। तो ये तो हो गई अपने पॉजिटिव बातें। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव की, कि अपने लिए क्या नेगेटिव बात हो सकती है इस कंपनी में। तो फर्स्ट नेगेटिव बात ये है कि इन्वेस्टमेंट और लोन रिपेमेंट की वजह से कंपनी का जो केस है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इससे अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल अच्छे खासे लेवल पर चल रही है, जो कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से नेगेटिव बात निकालनी जरूरी थी, ताकि आपको थोड़ा पता चल सके कि कंपनी की एक नेगेटिव बात है। अगर पॉजिटिव बात बता दूं मैं आपको, तो आप बोलोगे भैया मैं तो शेयर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं हर बात पॉजिटिव भी नहीं बताता और हर बात नेगेटिव भी नहीं बताता। मैं दोनों ही सोचे रहता हूँ कंपनी को, कि कंपनी की अच्छी बात क्या है और नेगेटिव बात क्या है, कि दोनों तो देखा जाए तभी अपने को कंपनी की एक्चुअल प्राइस पता चलती है। तो यहाँ तक तो वही अपनी बात का है कि इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट, कि इन्वेस्टर के लिए कैश फ्लो में कैसे बेनिफिट देखने को मिल सकता है, वो अपन रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे पीयर्स कंपैरिजन की, कि पीयर्स कंपैरिजन में कंपनी की क्या कंडीशन चल रही है। तो पीयर्स कंपैरिजन हम लेने वाले हैं मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा का पी रेशियो। तो आप सभी यहाँ पर देखो कि इनका पी रेशियो फिलहाल चल रहा है 27 से 30, जबकि अपनी जो टाटा मोटर्स है उसका पी रेशियो है 9 का, जो कि आपने अभी देखा ही होगा। जिससे पता चलता है कि कंपैरिजन में कंपनी का जो पी रेशियो है काफी सस्ता, यानी कंपनी अपने को अच्छी खासी सस्ती देखने को मिल रही है। और फेयरली वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो आप अभी फिलहाल इस डाटा को अवॉइड करो, क्योंकि मैंने गलती से ले लिया, इसको मैं काटना भूल गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि फेयरली वैल्यू के हिसाब से, तो करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है कंपनी का, 693 रुपए के आसपास चल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी फेयरली प्राइस या फिर अंडर वैल्यू जोन में चल रही है, यानी कंपनी की एक्चुअल प्राइस अभी ज्यादा है, तो कंपनी अभी फिलहाल सस्ते देखने को मिल रही है, यानी कि अपन कंपनी का जो शेयर है उसको अपन खरीद सकते हैं।
तो ये तो गया अपने पीयर्स कंपैरिजन की। आप इस डाटा को अवॉइड करना, क्योंकि ये मैं कुछ और बताने वाला था आपको, लेकिन ये मैंने ले लिया। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। अगर आप पूछते हो, अगर आप कमेंट्स में पूछते हो तो मैं उस वहाँ पर आपको इसके डाटा का मतलब बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको जानने के लिए आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा है। आपको कभी आगे भविष्य में पता चलेगा तो आप समझ जाओगे इसका जो मीनिंग है एक्चुअल वो क्या है। तो चलो अगर अपन बात करते हैं आगे की, तो आगे का पॉइंट आता है अपने समरी, यानी कि कंपनी की जो ओवरऑल कंडीशन है वो क्या देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है ग्रोथ एंड मार्जिन। ग्रोथ एंड मार्जिन की बेसिस पर देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट और मार्जिन दोनों बेटर हुआ है कंपनी का। लगातार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है और मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कंपनी का। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पीई लो है, यानी कि कंपनी अभी भी सस्ती लग रही है पीयर्स के कंपैरिजन में, जो कि अपन अभी देख चुके हैं वैल्यूएशन के बेसिस पर। फाइनेंशियल हेल्थ की बात की जाए तो कंपनी का जो डेप्थ है वो कम हुआ है, कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्ट इजिली पे कर रही है, यानी कि लोन भी चुका रही है। डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड भी ठीक है, पे आउट पॉलिसी भी क्लियर है। डिविडेंड मॉडरेट का मतलब होता है कि बीच का है कंपनी बीच का डिविडेंड दे रही है। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जो प्राइस है फिलहाल 600 से 800 के बीच में चल रहा है, यानी कि उसी रेंज में चल रहा है जिसमें फेयर वैल्यू है, यानी कंपनी अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकाली हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने इंटरेस्टिंग वैल्यू का फॉर्मूला दे रखा है। 2 लैंग्वेज में दिया है, एक तो आसान भाषा में, एक जो मेन फॉर्मूला है वो भी मैंने वहां पर दिया हुआ है। उसकी मदद से आप कंपनी की जो एक्चुअल प्राइस है वो निकाल सकते हो, यानी कि जो स्टॉक की एक्चुअल प्राइस है वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ तक वो अपनी ओवरऑल समरी की बात, जहां पर अपने को पता चल चुका है कि कंपनी की क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। अब अपन बात करते हैं फाइनल एडवाइस की, कि अपनी एडवाइस क्या हो सकती है कंपनी की। तो ओवरऑल कंपनी की जो एडवाइस है अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि टाटा मोटर्स ने कोविड के बाद अपना बिजनेस बहुत अच्छा खासा सुधारा है। अपन ने कोविड से पहले का डाटा नहीं देखा, अपन ने कोविड के बाद का डाटा देखा है। आप सभी को पता हो तो अपन देख रहे हैं 2000 से 21 का डाटा, उससे पहले का अपन डाटा नहीं देख रहे। तो यहाँ पर इसको लेना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने ले लिया इस लाइन को। क्यों? क्योंकि अपन को पता तो चले कि कंपनी की जो कंडीशन है पिछली कैसी थी, उसकी बात कैसी देखने को मिली है। यानी यहाँ पर जो आपको फाइनल एडवाइस मिलेगी ना, ये TTM के हिसाब से देखने को मिलेगी। जो ओवरऑल कंडीशन है कंपनी कितनी तरीके से चल रही है, मतलब ओवरऑल जो भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं मुद्दे की बात तो करता हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं जगुआर लैंड रोवर की। आप प्रॉफिट कमा रही है जो कंपनी जगुआर लैंड रोवर, उससे भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। ईवी की बात करें तो ईवी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है कंपनी की। कंपनी ने जो अपना कर्जा है वो भी काफी कम किया है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है। कंपनी पैसा कमा रही है, नए एरिया में इन्वेस्ट कर रही है, अपना फाइनेंशियल बैलेंस भी मेंटेन कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, खास करके ईवी डिमांड और भी बढ़ती है तब, और अगर मार्जिन और इम्प्रूव होता है। अगर ईवी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जरूर जाएगा, और साथ ही मार्जिन और भी इम्प्रूव देखने को मिलेगा अपने को। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी है, स्टेबल है, बैलेंस मैनेज करती है, फ्यूचर के लिए सॉलिड टेक बना हुआ है कंपनी के पास कि किस तरीके से कंपनी ऊपर जाने वाली है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ओवरऑल कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल कंपनी की कंडीशन ये है कि कंपनी ग्रोथ में है, स्टेबल है और फ्यूचर के लिए अपना सॉलिड पैक बनाकर बैठी है, और कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगा आने वाले टाइम पर, और जो शेयर का प्राइस है वो डेफिनेटली जरूर बढ़ेगा। इससे हमें पता चल चुका है कैसे, इस डाटा के बेसिस पर। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी फंडामेंटल की बात। अब अपन बात करेंगे टेक्निकल बेसिस पर कि टेक्निकल बेसिस पर किस तरीके से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो चलो चलते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आ चुके हैं हम अपने चार्ट पर, और यहाँ पर अपन करने वाले हैं टेक्निकल बेसिस पर एनालिसिस की कंपनी का जो प्राइस है यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो फिलहाल मैं आप सभी को बताऊं तो कंपनी का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा था, उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला, उस तरीके से प्राइस डाउन चला गया। तो यहाँ पर डाउन जाने का रीजन क्या था कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 9 अक्टूबर के अप्रोक्स अपने रतन टाटा जी का देहांत हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूं ताकि आपको पता चल सके। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनका देहांत हुआ था 9 अक्टूबर 2024 को उनका देहांत हो चुका था, जहां से स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे की तरफ देखने को मिला है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये हो गए 9 अक्टूबर, और यहाँ से कंपनी का जो
प्राइस है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ का के आसपास से लगातार नीचे देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रोक्स 50% के आसपास यहाँ पर स्टॉक का प्राइस गिर चुका है। आई थिंक यहाँ का के आसपास था, यहाँ के आसपास, और यहाँ से जो प्राइस है वो 43% के अप्रोक्स गिर चुका था। उसके बाद से कंपनी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है और इस तरीके से देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर अपन प्राइस एक्शन ऐड करते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पर स्टॉक का प्राइस किस तरीके से जा सकता है वो अपन चेक कर लेते हैं। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आ चुका है। अपन लॉजिक लगाएंगे हर चीज़ में, अगर लॉजिक लगाएंगे तभी अपन एक अच्छा खासा ट्रेड या फिर आप कहो तो इन्वेस्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। तो लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस अभी फिलहाल नीचे गिर रहा था, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला और यहाँ से एक डाउनफुट देखने को मिला, यानी कि फाइनली यहाँ पर एक रजिस्टेंस बन चुका है। उसके बाद मार्केट जब फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर फिर बाउंस देखने को मिला है, यानी यहाँ पर एक मेजरली रजिस्टेंस बन चुका है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी ये कहती है कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए था, तो प्राइस जैसे कि इस तरीके से जा रहा था, 1 बार डाउन, सेकेंड बार डाउन, थर्ड टाइम यहाँ पर डाउन, उसके बाद प्राइस जब अगेन यहाँ पर आया तो यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया भैया? यहाँ से प्राइस इसी तरीके से क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है? अगर प्राइस को जाना होता तो डेफिनेटली यहाँ से गया इस तरीके से चला जाता, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इस तरीके से आया तो इस तरीके से जा सकता था डेफिनेटली। तो प्राइस यहाँ से क्यों नहीं गया? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ से चला जाता, अगर यहाँ से नहीं गया तो डेफिनेटली प्राइस इस तरीके से यहाँ पर होल्ड कर रहा है और ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है अपने को आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर अपना लॉजिक कहता है कि अभी फिलहाल यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल है? नीचे की तरफ लिक्विडिटी एक तो इस स्विंग पे अवेलेबल है, उसके बाद मार्केट जैसे ऊपर गया और फाइनली यहाँ पर होल्ड कर रहा है 30 या 40% के अप्रोक्स, और जैसे ही इनको डराया उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है स्मॉल कैंडल बनाकर। तो एक्सपेक्टेशन मेरी ये कहती है कि इन जो कैंडलों में, जो छोटी छोटी कैंडलों में, इनमें भी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर आए थे उनको मार्केट निकालेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी सेलर्स अवेलेबल है मार्केट में वो फाइनल स्विंग यहाँ तक का था, इसके बाद यहाँ तक कहीं के आसपास उनका एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट उनको हंट करेगा और डेफिनेटली ऊपर जरूर जाएगा। तो ये हो गया अपनी टेक्निकल बेसिस पर बात कि यहाँ पर लिक्विडिटी के बेसिस पर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और लॉन्ग टर्म के बेसिस पर देखें तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो फिलहाल प्राइस चल रहा है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपन कंपेरिजन में चेक कर चुके हैं कि जो पीई है वो भी काफ़ी सस्ता है और कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है अपने को। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आपको इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क के बेसिस पर। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 5000 रुपये रखे हुए हैं जेब में तो आप उनको पूरा इन्वेस्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको रिस्क मैनेज करके इन्वेस्ट करना है, यह बात ध्यान में ज़रूर रखना। अब अपन बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर व्यू की। तो यहाँ पर रिपोर्ट में हमें देखने को मिला है कि कंपनी का जो फ्यूचर व्यू है वो है कि कंपनी का जो क्वार्टरली फर्स्ट है 2026 का, जिसमें यहाँ पर लोअर बाय 9%, यानी कि 2026 के मुकाबले 9% डाउन देखने को मिला है। क्या मिला है? सेल्स कम देखने को मिली है, जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो इनका कहना है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर थोड़ा डाउन सेल देखने को मिली है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं। अपने को क्या करना है? अपने को कंपनी पर भरोसा रखना है और कंपनी पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि कंपनी टाटा मोटर्स वाली है, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, इसलिए हमें इस पर ट्रस्ट रखना है। तो फ्यूचर व्यू यही कहना है मेरा कि कंपनी का जो सेल्स है वो गिरी है, इससे ज़्यादा कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि सेल्स का क्या है, कंपनी की जो सेल है वो कभी बढ़ती है और कभी गिरती है। तो फ्यूचर व्यू में हमें ये देखने को मिला है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये मैंने डाटा कहाँ से लिया, यानी कि ये शीट मुझे कहाँ पर देखने को मिली है, तो मिली है मेरे को यहाँ पर अपने स्कैनर साइट पर, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के द्वारा यहाँ पर ये इशू की गई है। इसके बाद यहाँ पर 7 जुलाई को भी एक डाटा शो किया गया था, जो कि आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक अपन और समझ चुके हैं कि कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हो। अदरवाइज आपके कोई भी और भी डाउट हो वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स के द्वारा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको सजेशन जरूर दूंगा कि आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पर ही बता दूं कि आप इस कंपनी को खरीद सकते हो, आग बेच कर भी खरीद सकते हो, क्योंकि कंपनी ट्रस्टेड वाली है, स्टेबल है, कंपनी अच्छा खासा 5 साल से लगातार प्रॉफिट कर रही है, तो भविष्य में कंपनी प्रॉफिट भी जरूर करेगी। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर का जो कंपनी का सेल है वो गिर गया तो कंपनी ओवरऑल बंद हो जाएगी, ऐसा कोई भी
बात नहीं है। आपको कंपनी में ट्रस्ट करना होगा ताकि कंपनी भविष्य में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे और अच्छा खासा अपने को रिटर्न देखने को मिले। तो दोस्तों अपन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो देखो, एंजॉय करो और अपना मजा करो। अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में एनालिसिस करवानी हो या फिर फंडामेंटल शीट बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।